तो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर इस महा कवरेज में। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। तो सबसे बड़ी खबर और सबसे दिलचस्प तस्वीरें छात्र संघ चुनाव 2022 से जुड़ी हुई आ रही हैं। देखिए, मतदान जारी है ठीक 8 बजे। कई बूथ्स पर स्टूडेंट्स ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ठीक 8 बजे वहां पर पहला वोट डल चुका था, लेकिन कुछ जगहों पर यह स्थिति नहीं बन पाई। हालांकि गिनती की है, उंगली पर गिने जा सकने वाली जगह है, यानी छिटपुट घटनाओं के बीच में मतदान शांतिपूर्वक तरीके से, सुचारू तरीके से चल रहा है। और इस बीच जो प्रत्याशी हैं, जो चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, वो काफी बेचैन दिख रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीरें। अंतिम मौके पर भी प्रचार का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसलिए डेजिग्नेटेड एरिया से कुछ दूरी पर आपको वो खड़े मिल जाएंगे और अंतिम मोमेंट पर भी वोटर के मन में एक छोटी सी ही सही लेकिन जगह बना लेने की कोशिशें करते हुए नजर आएंगे। जमीन पर दंडवत होकर, पैर पड़कर भी वोट मांगते नजर आ रहे हैं। तो लगातार हर जगह से तमाम तस्वीरें, तमाम खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बीकानेर में एनएसयूआई और पुलिस के बीच में झड़प की खबर हमने आप तक पहुंचाई। उदयपुर में भी इस तरह की स्थिति बनी, जहां 3 छात्रों को पर्चे उछालने उन्होंने पर्चे उछाले तो पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया। और इसके अलावा जो छात्रों की भीड़ वहां पर लगी थी, उन्हें वहां से खदेड़ा गया। और क्या अपडेट्स हैं, लगातार हर जगह की तस्वीरें और हर जगह की खबरें आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ इस वक्त जो सहयोगी जुड़ रहे हैं, आइए आपको मिलवा देता हूं। मेरे साथ महिमा लगातार बनी हुई है जयपुर से। कोटा से सहयोगी योगेश भी मेरे साथ हैं। और भी तस्वीरें आप देख रहे हैं, कुछ ही पलों में आपको तमाम तस्वीरों के बारे में बताएंगे। महिमा, कैसा चल रहा है वोटिंग का प्रोसेस? 1 घंटे हो गए हैं, क्या इसमें तेजी देखने को मिल रही है? ठीक ठाक शुरुआत हुई है, बहुत उम्दा शुरुआत हुई है, या ओके सी है? जी देखिए स्वप्निल, महारानी कॉलेज जयपुर के मैं मौजूद हूँ। जयपुर का राजस्थान का सबसे बड़ा छात्राओं का कॉलेज माना जाता है और राजस्थान का सबसे फेमस कॉलेज गर्ल्स के लिए है। वहीं यहाँ पे जो है मतदान की गति अभी धीमी देखी जा रही है। ओके हम कह सकते हैं, क्योंकि भारी संख्या में मतदाता यहाँ पर हमें मौजूद नहीं दिखाई दे रहे हैं। वहीं तस्वीरों के जरिए भी मैं लगातार आपको अपडेट दे रही हूँ कि लोग यहाँ पर मौजूद है, अपने मतदाताओं के लिए मतदान कर रहे हैं। और वहीं उपाध्यक्ष आज मेरे साथ मौजूद है, जिनसे हम बातचीत करेंगे। खुशनुमा उपाध्यक्ष पद के लिए खड़ी हुई हैं आप। मुस्कान आज उपाध्यक्ष पद के लिए खड़ी हुई है। आप इमोशनल दिखाई दे रही है मुस्कान। थोड़ा डिप्रेशन हो जाता है, पर मेरे को जो भी वोट देंगे, सपोर्ट करेंगे, मैं हमेशा उनके हित के लिए खड़ी रहूंगी। मुझे नहीं पता अभी मेरी क्या सिचुएशन है, क्योंकि मैंने किसी परिस्थिति की वजह से मैंने फॉर्म फिल किया था। 2 दिन में जैसा मेरे से हो सका मैंने पूरी मेरी तैयारी की है। अगर आप मेरे को वोट एंड सपोर्ट करते हैं तो मैं हमेशा आपके हित के लिए खड़ी रहूंगी। महारानी कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, RU से उपाध्यक्ष पद के लिए खड़ी हूँ। अगर आप जीत जाती है तो सबसे पहले आप महारानी कॉलेज की बालिग छात्राओं के लिए क्या कुछ करना पसंद करेंगे? मैं महारानी कॉलेज महिमा, इनसे पूछे क्यों इतना इनके लिए मायने रखता है कि इनको लगता है कि वो डिप्रेशन के दौर से गुजर रही हैं? आखिर क्यों ये चुनाव इतना ज्यादा इनके लिए मायने रखता है? क्या ये अपना भविष्य राजनीति में देख रही हैं? बस वगैरह लगाए जी देखिए, वहीं जो है आप इतना इमोशनल आज दिखाई दे रही है। क्या आगे भी आपने रणनीति बनाई है कि आप राजनीति में जाएंगी? और क्यों ये इतना खास क्यों है ये चुनाव आपके लिए? चुनाव खास ही है क्योंकि मैंने तैयारी की है मेरे बेस पे। जी, अब जो छात्रों के हित में होगा वो वोट एंड सपोर्ट करेंगे मुझे। क्या आगे की तैयारी राजनीति में जाने की और है? अब आज कल रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद सब पता चल जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं बोल सकती मैं। जी देखिए, इनका कहना है कि रिजल्ट ही तय करेगी कि मैं आगे राजनीति की सीढ़ियों पर चढ़ूंगी या नहीं। और वहीं उन्होंने कहा कि इमोशनल मैं काफ़ी हो गई हूँ, बट छात्रों के हित में जो भी होगा वो मैं काम करूंगी। और वहीं स्वप्निल, लगातार जो है सुबह से यहाँ मतदाता आ रहे हैं, लेकिन काफ़ी कम तादाद में हमें ठीक है, तो क्या यही स्थिति कोटा में है? ये भी हम जांच लेते हैं। महिमा, आप मेरे साथ रहे। योगेश, मैं आपके पास आ रहा हूँ। योगेश, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो कि मेरा सवाल महिमा से भी था, कि चूंकि 1 घंटे और 2 मिनट का वक्त हो चुका है मतदान को शुरू हुए, जो वोटर्स वहां पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि जो मतदान की बोहनी रही है वो बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत उम्दा रही है, या फिर ठीक ठाक सी, ओके सी कही जा सकती है? क्योंकि वैसे भी छात्र संघ चुनावों में वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा कभी मैंने देखा नहीं है जब से मैं छात्र संघ चुनावों को कवर कर रहा हूं। बिल्कुल स्वप्निल, आपको बताना चाहेंगे कि एक तो 2 साल बाद ये चुनाव हो रहे हैं, तो छात्रों में जो है वो उत्साह जो है
वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम इस बार देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो पहले हम कवरेज करते थे उसमें दिखाई देता था कि 7 बजे से ही लाइनें लग जाती थी, छात्र टूट पड़ते थे। लेकिन अभी की जो तस्वीरें हैं वो टुकड़ों में छात्र आ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि टुकड़ों में जो छात्र हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं, और जितने समर्थक हैं वो यहाँ पर उनको लुभाने का, आखिरी मोमेंट पर भी लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। छात्र जो है वो लगातार जो है धीरे धीरे करके टुकड़ों में पहुंच रहे हैं, और जो ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये वो लोग हैं जो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनकी किस्मत का आज जो है वो फैसला इस वोटिंग के से होने वाला है। लगता है मैं लाइटर नोट पर बात कह रहा हूं योगेश, मैं बहुत लाइटर नोट पर ये बात कह रहा हूं। एक बार आप मेरी बात सुन ले, फिर इनसे बातचीत कीजिएगा। एक सीरियल का डायलॉग था, पुनिच यहाँ का भगवान है। ये मतदान का दिन ऐसा होता है जब वोटर को फुल एहसास कराया जाता है कि दरअसल इस पूरे प्रोसेस का भगवान वही है। चलिए हाँ, बात कर ले अब आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरा सवाल आपसे यह है कि आप वोटर से अपील कर रहे हैं वोट देने के लिए, आप ऐसा क्या कुछ इन वोटर्स के लिए करेंगे ताकि ये वोटर्स आपको वोट क्यों दें? सर, मैं पिछले 5 सालों से कॉलेज के अंदर हूँ। 5 साल से निस्वार्थ होकर मैंने यहाँ सिर्फ छात्रों की सेवा की है, और यहाँ पर जो छात्र नेता जो अध्यक्ष बनता है, महासचिव बनता है, वो उसके बाद कभी आता नहीं। हम लगातार निस्वार्थ आप ऐसा क्या करेंगे जो बाकियों के? नहीं, एक सवाल ले लें योगेश। सवाल सिर्फ यह है कि कल तक प्रचार आराम से करना था, क्या कमी रह गई जो अंतिम मौके पर भी मतदाताओं की मिन्नतें करनी पड़ रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कल तक प्रचार करना था, आपने कैंपेनिंग पूरी की है, आपको ऐसी क्या कमी रहेगी कि अंतिम समय पर भी आपको प्रचार करना पड़ रहा है, लोगों को रोकना पड़ रहा है? प्रचार नहीं कर रहे, हम हमारी मेहनत और हमारा जोश दिखा रहे हैं हमारे भाइयों को कि हम आज भी उनके लिए खड़े हैं और चुनाव के बाद भी उनके लिए खड़े रहे। आप ऐसी क्या कमी रहेगी कि अभी भी लोगों को कन्विंस करना पड़ रहा है? क्योंकि आपने तो पूरी मेहनत की है। मेहनत तो करिए, लेकिन भाइयों को दिखाना जरूरी है, क्योंकि उनको भी मेहनत कर रहे हैं। हम सामने खड़े, हर बार उनके सामने खड़े रहे, हम उनकी सहायता के लिए हमेशा खड़े रहे, तो उनको आज भी हम खड़े रहे और आगे भी खड़े रहेंगे, भले परिणाम कुछ भी रहे भाइयों के लिए। तो आप सही कह रहे थे स्वप्निल कि आज का दिन वोटर, जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन वोटर्स को ये जरूर दिखाया जाता है कि आज के दिन का वो भगवान है, सब कुछ है, सर्वे सर्वा है, और भी वही डायलॉग था, पुनिच यहाँ का भगवान है। आपने ऐसा क्या करना है, आपको आप ऐसा क्या करेंगे जो पहले वालों ने नहीं किया हो? हमसे जो बनेगा हम उनके लिए सहयोग करेंगे, जो भी विद्यार्थी है उनका सहयोग करके उनके लिए जो कुछ भी हमसे होगा वो करेंगे। अच्छा, इस बार क्या कुछ मुद्दे नए ऐड हुए? से पहले ये पूछे कि क्यों ये चुनाव इतना ज्यादा इनके लिए मायने रख रहा है? क्या वो अपना भविष्य राजनीति में देख रहे हैं? क्योंकि पहली सीढ़ी कहा जाता है, क्या उन्हें ये लगता है कि कोई भी राजनीतिक दल उन्हें हाथों हाथ ले लेगा? छात्रों के लिए यहाँ पर बस की व्यवस्था नहीं है, तो उसकी बस की व्यवस्था भी करेंगे। बिल्कुल। आप लोग जितने सीरियस इस चुनाव को लेकर गए, क्या लगता है राजनीति में अपना भविष्य तलाश रहे? हाँ सर। क्या लगता है कि आप यहाँ से हो जाएंगे तो कोई भी राजनीतिक दल में आसानी से मिल जाएगी एंट्री? हाँ सर, मिल जाएगी, आराम से मिल सकती है सर, क्योंकि अड़ोती का सबसे बड़ा महाविद्यालय है, तो ये यहाँ से चुनाव जीतने के बाद हम किसी भी दल में जा सकते हैं। क्या लगता है कि छात्र संघ राजनीति से जो राजनीतिक पार्टियां उनमें आसानी से जगह मिल जाएगी? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न बड़े बड़े पदों में बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री जो स्थापित है वो कहीं ना कहीं छात्र राजनीति से निकल कर निकले। मैं देश की राजनीति में छात्र राजनीति की पहली मैं आपको रोक रहा हूं। देखिए, हम कुछ तस्वीरें अपने आप टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, साथ ही साथ दो तस्वीरें देखिए। वो जो मैंने कहा कि बीच बीच में कुछ छिटपुट घटनाएं हुई है उससे जुड़ी हुई है, वो बीकानेर की तस्वीरें हैं उस वक्त की जब एनएसयूआई और पुलिस के बीच में झड़प हुई थी। साथ ही एक तस्वीर और हम दिखा रहे हैं जिसमें हम मिन्नतें करते दिखा रहे हैं। जो प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं इन चुनावों में, वो जैसे ही कॉलेज की ओर या पोलिंग बूथ की ओर जाने वाले रास्ते पर वोटर पहुंचता है उनके साथ मिल जाते हैं। और ये जो पर्टिकुलर तस्वीर देखिए, अगर वोटर बचकर निकल गया तो प्रत्याशी ने मानो कुछ इस तरह से बिहेव किया, जी रूठ कर अब तुम कहां जाइएगा, जहां जाइएगा हमें पाइएगा, और तुरंत वोटर का पीछा किया और उससे वहां पर भी मिन्नतें की। तो ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, सहयोगी महिमा मेरे साथ लगातार बनी हुई है। महिमा, देखिए, बहुत सी चीजें हर छात्र संघ चुनाव के पहले पहली बार देखी जाती है।
महारानी कॉलेज में अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा मुद्दा सुरक्षा का है, जिसको लेकर समय समय पर वहां पर आंदोलन भी हुए, मांगे भी उठी हैं। इसके अलावा हमने तो यहां तक भी देखा कि कुछ जो फीमेल स्टूडेंट्स थी वो पानी की टंकी पर पिछड़ी। ये अपने आप में पहली बार शायद वहां पर उस जगह पर देखा गया होगा। तो माहौल तो पूरा सेट कर दिया गया था चुनावों का वहां पर, लेकिन इसके बावजूद भी वोटर टर्नआउट शुरुआत में धीमा है। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि बाद में तेजी आ जाएगी। जी बिल्कुल स्वप्निल, देखिए मैं स्टार्टिंग पॉइंट पर ही खड़ी हूँ महारानी कॉलेज के, जहाँ से वोटर्स को एंट्री दी जा रही है। और वहीं जो आपने बात कही कि महारानी कॉलेज में सबसे बड़ा मुद्दा जो इस वक्त बना हुआ है वो सुरक्षा को लेकर है, वहीं यहाँ पे वोटर्स मौजूद है जिनसे हम खासा बातचीत करेंगे कि आखिर आज वो यहाँ पर वोट डालने आई है तो किस बेसिस पे अपना वो मतदान कर रही हैं। मैम, आज आप यहाँ वोट डालने आए हैं, किस बेसिस पे आप अपने अध्यक्ष को जिताने वाले हैं? क्या कुछ सुरक्षा? मैम, आज आप यहाँ वोट डालने आए हैं, किस बेसिस पे आप वोट डालने आए? क्यों आप किसी को जिताना चाह रहे हैं? और जो महारानी कॉलेज में जो हमेशा से हादसे होते आ रहे हैं कि मॉब लिंचिंग यहाँ पे होती है, यहाँ पे लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की जाती है, तो ऐसे में किसको आप कैसे अध्यक्ष के रूप में देखना चाहेंगे और वो आपके लिए क्या करें? हम यूनिवर्सिटी से तो जो यहाँ पर हमने देखा है मेहनत की, जो मेहनत करते हैं, जो हमको सपोर्ट करते हैं, हम उन्हीं के बेसिस पर उनको। लेकिन महिलाओं का सुरक्षा का मुद्दा यहाँ पर अहम है क्योंकि छात्र नहीं, लेकिन शुरुआत लाइटर सवालों से होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आपको इनसे पहले पूछना चाहिए कि क्या रास्ते में कोई प्रत्याशी अंतिम मोमेंट पर भी इनसे वोट के लिए अपील करता है, इन्हें मिला? काबिल है, इनके कैपेबिलिटी है कि हमारी सेफ्टी के लिए वो लोग आगे कुछ एक्शन लेंगे, तो हम उसी बेसिस पे करेंगे। जी, और वहीं आप रास्ते से आ रही है तो कोई प्रत्याशी आपको मिले हैं जो आपसे अपील कर रहे हो कि क्या हमें ही वोट दे? हम उनके सपोर्टर्स हैं, वो नहीं है। जी, देखिए सबका अलग अलग मत है। स्वप्निल, यहाँ लोग कह रहे हैं कि हम सुरक्षा के मायने को देखते हुए भी जो है आज मतदान करने आए हैं, और वहीं प्रत्याशियों के सपोर्टर्स हर जगह लगे हुए हैं, उनके एजेंट्स हर जगह लगे हुए हैं, ताकि जो है बूथ पर वो अपनी स्थिति को कायम कर सके और काफी हद तक जो है जीत के करीब जा चुके हैं। और वहीं मतदान की बात आपने कही तो काफी धीमी गति यहाँ पे देखी जा रही है। आज अभी सुबह ही है, 9 ही बजे हैं और 1 बजे तक जो है अब मतदान होना है। तो ऐसे में धीरे धीरे करके उम्मीद की जा रही है कि मतदाता आएंगे और मतदान डालेंगे और अपने अध्यक्ष को जो है जिताएंगे। देखिए, ये वो चुनाव है, जैसे हर चुनावों में कुछ ना कुछ नारे अपनी जगह बनाते हैं, लेकिन कुछ स्थापित नारे हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं और सदियों से बने हुए हैं। योगेश हमारे साथ हैं, महिमा हमारे साथ बनी हुई है, और भी जगहों से लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। तो जिन नारों की मैं बात कर रहा था, कॉलेजों के दौर में सबसे ज्यादा सुनाई देने वाला नारा होता था जुल्म जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा। इस तरह के नारे कल देर शाम तक काफी सुनाई देते रहे। हालांकि डोर टू डोर शुरू हो चुका था, और भी तरीकों से मतदाता को लुभाने की कोशिश की। अंतिम मौकों पर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन ये महा कवरेज आगे भी जारी रखेंगे। इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। यहाँ बनते हैं भविष्य के नेता, न जाने किसमें छिपा है कौन। जो स्टूडेंट के मन भाए उसकी होती ग्रोथ। नामांकन प्रचार, बैलेट वोटिंग, काउंटिंग ओथ। चुनाव है स्टूडेंट का, पर तरीके हैं आम। राजनीति की नर्सरी, छात्र संघ का संग्राम। न्यूज़ 18 राजस्थान पर देखिए दिन भर लगातार। छात्र संघ का संग्राम। प्रदेश का हाल बेहाल किया, सैकड़ों लोगों के सिर से छत छिन गई तो हजारों लोगों के सामने खाने का संकट पैदा हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। नदियों में उफनता जल सैलाब,
गांव-गांव तक पहुंचा बाढ़ का पानी। रेगिस्तान में नदियों ने लाई आफत। सड़कों का कटाव और तेज बहाव, चंबल नदी की गरजती धार। इन दिनों यही पहचान है करौली के करणपुर और मंडरायल इलाके के दर्जनों गांवों का, जहां कोटा बैराज से पानी निकासी के बाद चंबल का जलस्तर 170.050 मीटर तक पहुंच गया है, जिसकी वजह से इलाके के दर्जनों गांव में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। विद्युत आपूर्ति ठप है और दर्जनों गांव ढाणी को खाली करा लिया गया है। भारी संख्या में लोग ऊंचाई वाले स्थान पर शरण लिए हुए हैं। धौलपुर में मध्य प्रदेश और हाड़ौती क्षेत्र में बाढ़ ने अपना कहर बरपा रखा है। चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर है। 120 गांवों में बाढ़ का पानी भर चुका है। एसडीआरएफ और सेना के जवानों ने राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया है। इलाके की सैकड़ों बीघा बाजरा, दलहन और तिलहन के साथ ज्वार की फसल बर्बाद हो गई है। गांव के ट्यूबवेल बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। क्या कर रही हो? क्या करेंगे, बैठेंगे अपने घर हुआ जिंदगी बेटा। पानी आएगा है? क्या परेशानी है? क्या परेशानी तो खाने की ये परेशानी और घर की ये परेशानी, और क्या करूं बेटा, पोए बने ये पानी में है, और क्या करूं अब। ये परेशानी मोड़ी मोड़ा डूबी गए माँ मेरे, जोइया में डूबी गए सिगरे नाती बेटा। वहीं बारा में नदियों का पानी उतरने के साथ बर्बादी के निशान साफ दिखने लगे हैं। काली सिंध नदी की जलधारा में लोगों के मकान और फसल तबाह हो गए हैं। अंता पंचायत समिति के बालबड़ा गांव में तबाही का मंजर दिख रहा है। बाढ़ में सब कुछ बह गया है। लोगों के पास खाने पीने की सामग्री और रहने के लिए छत तक नहीं है। जानकारी नहीं दी हमें कि भाई यहाँ से निकल जाओ कुछ भी, तो हमारा सामान तो निकालते या फिर खुद हम तो बचते। बाद में आए शाम के टाइम तो कैसे निकलते, हम बड़ी मुश्किल से निकल पाए और हमारे बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया और गेहूँ कुछ भी नहीं है, हमारे सामान पूरे टूट गए। मतलब सारा सामान बह गया। पूरा सामान बह गया। प्रशासन ने सूचना नहीं दी? कुछ भी सूचना के बाद कुछ आया खाना पीना रात के लिए? कुछ भी नहीं है हमारे। कुछ भी नहीं आया। नाम बताओ। राधा नायक। कोटा के इटावा की सुखनी नदी का पानी नीचे उतरने के साथ ही तबाही का मंजर सामने आने लगा है। पानी में विद्युत टावर गिर गए हैं। विद्युत आपूर्ति बिल्कुल ठप है, जिसकी वजह से घंटों कोटा के ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप रहेगी। वहीं बारिश और बाढ़ से कई मकान और दुकानें ध्वस्त हो गई हैं। बारिश के थमने के बाद लोग अपने अपने नुकसान का अंदाजा लगाने में जुटे हैं। टोंक में भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है। बारिश की और छात्र संघ चुनावों पर महा कवरेज आगे भी जारी रहेगी, उससे जुड़ी खबरें भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी हलचल आपको बता दें, बीसलपुर बांध के गेट खोल दिए गए हैं। इससे पहले सायरन बजाकर, काफी देर तक सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया गया। देखिए, ये जो सायरन है काफी दूर तक सुनाई देता है। लगभग 5 किलोमीटर के क्षेत्र में इस सायरन को आसानी से सुना जा सकता है। ऐसे में सायरन बजाकर सभी को पहले ही अलर्ट कर दिया गया। गेट खोल दिए गए हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जो बहाव क्षेत्र में आने वाले लोग हैं, ये सायरन दरअसल उनके लिए एक इशारा था कि दूर हो जाएं, समय रहते दूर हो जाएं। काफी देर तक इस सायरन को बजाया गया ताकि सभी सचेत हो जाएं। इस सायरन को बजाने से पहले भी अलर्ट जारी कर दिया गया था। इंफॉर्मेशन भी जगह जगह सबको दे दी गई थी। वीडियो वगैरह सभी को बता दिया गया था कि गेट खोलने वाले हैं। इसलिए किसी भी बुरी खबर का सामना हमें नहीं करना पड़ा और गेट खोल दिए गए। क्या स्थिति है, जानकारी देंगे सहयोगी दौलत। क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान की लाइफलाइन कहे जाने वाले बीसलपुर बांध अपनी भराव क्षमता 315.50 के पहुंचने के बाद उसके 2 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूंगा कि 2 गेट 9 और 10 नंबर जो गेट है उसको खोल दिया गया है। आधा मीटर गेटों को खोला गया है और 3,000 यानी 6,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है।
लगातार पिछले दिनों में जो बारिश हुई थी उसके बाद एकदम से बांध भराव क्षमता पर पहुंचा और अब पानी की आवक है वो बहुत कम है। उस लिहाज से 315.50 जो इसका गेज है भराव क्षमता वहां तक रखा जा रहा है। पीछे से जो पानी आ रहा है और जो सप्लाई नियमित होती है उसके बाद जो पानी बचता है वो पानी छोड़ा जा रहा है और इस बहाव क्षेत्र यानी बनास नदी के ऊपर ये बांध बना हुआ है और इसके बहाव क्षेत्र के अंदर बहाव क्षेत्र के किनारे जितने भी जो गांव आ रहे 56 गांव उन पर अलर्ट घोषित पहले भी किया गया था। गेट खोलने से पहले सायरन बजा करके सबको अलर्ट किया गया और 56 गांव टोंक जिले के हैं और 8 गांव सवाई माधोपुर जिले के हैं। इसके किनारे जो लोग हैं बहाव क्षेत्र के किनारे पर उनको अलर्ट कर दिया गया है। प्रशासन ने तमाम लोगों को इन इलाकों में आने जाने के लिए मनाही की है और इस गेट खोलने के बाद जो पानी जिधर से जाएगा, जिन रास्तों से होते हुए पानी गुजरेगा, जिन रास्तों से तेज बहाव हो रहा उन रास्तों को भी अलर्ट पर रखा गया है। तमाम जो एसडीएम है, प्रशासनिक अधिकारी है, ग्राम पंचायत के जो अधिकारी है उनको अलर्ट पर रखा गया है और कुल मिलाकर जो पिछले दिनों बारिश हुई थी उसके बाद ये राजस्थान के लिए खुशखबरी कह सकते हैं कि जब पिछले महीने भर से ये सोचा जा रहा था कि इस बार बांध भरेगा या नहीं भरेगा, लेकिन जो 3 दिनों की भारी बारिश हुई थी उसके बाद त्रिवेणी का गेज एक बार 7 मीटर तक पहुंच गया था और बांध बीसलपुर बांध है ये अपनी भराव क्षमता तक पहुंच गया 315.50। 2019 में इससे पहले भरा गया बांध भरा था, 16 में भरा था, उसके अलावा 14, 6 और 4 छठा मौका है। 5 बार पहले बीसलपुर बांध है अपनी भराव क्षमता पार कर चुका है और आज छठी बार 315.50 का स्तर छूने के बाद आज फिर ओवरफ्लो बांध हुआ है और 6000 क्यूसेक प्रति सेकंड पानी छोड़ा जा रहा है। एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बता दूं कि सिंचाई के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जब बांध इस क्षमता तक पहुंच गया है तो किसानों के लिए भी खुशी की बात है। 256 गांव हैं टोंक जिले के जो किसान इसके सिंचाई के पानी का इंतजार करते हैं और जब 315.50 जो आरएल मीटर तक बांध छू गया है अब किसानों को उम्मीद है। पिछले साल किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं छोड़ा गया था, अब ये कितने दिनों तक बांध का जल स्तर बना रहता है क्योंकि पीछे से पानी की आवक है वो लगातार जारी है और बांध से निकासी भी है। 315.50 ये बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है बीसलपुर के लिए क्योंकि ये भराव क्षमता का वो स्तर है जो ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक रहे वो अच्छी बात है क्योंकि जयपुर, अजमेर, कोटा समेत कुछ दौसा के इलाके हैं। कुल मिलाकर 1,10,00,000 लोगों के पेयजल की बहुत ही महत्वपूर्ण ये लाइफलाइन जिसे हम कहते हैं वो है और जिस हिसाब से पिछले दिनों में बारिश की संभावनाओं को लेकर बीसलपुर बांध भरने की स्थितियां नहीं सामने आई थी, लेकिन पिछले दिनों बारिश तेज होने के बाद जो आज स्थिति सामने आई है बीसलपुर बांध के गेट खोल दिए। कलेक्टर चिन्मय गोपाल आई विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद मैं रोक रहा हूं आपको। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है जैसलमेर से, ये बड़ी खबर है। सरहद पर पाकिस्तानी बम, जिंदा बम मिला है। ये बम पाकिस्तान का है और जिंदा हालत में मिला है। घोटारू के पास 82 mm का मोटर बम मिला है। बम मिलने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। 82 mm का मोटर बम 1971 युद्ध का बताया जा रहा है। घोटारू के पास बापू की ढाणी में ये जिंदा बम मिला। ग्रामीणों ने तुरंत ही इसकी जानकारी शाहगढ़ थाना पुलिस को दी है। थाने से कर्मी पहुंचे, मौका मुआयना कर एसपी ऑफिस जैसलमेर में सूचना दे दी गई है, लेकिन अभी तक बम को डिफ्यूज या डिस्पोज ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस एसपी ऑफिस के जवाब का इंतजार कर रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। ग्रामीण डरे हुए हैं। घोटारू के पास 82 mm का मोटर बम मिला है, वो भी जिंदा हालत में। अब दो ही चीजें, या तो इसे डिस्पोज किया जाएगा या फिर इसे डिफ्यूज किया जाएगा, लेकिन जिन्हें ये करना है और जिन्हें ये करने के आदेश देने हैं उनकी तरफ से अभी तक कोई इशारा नहीं मिला है। इसलिए वो बम एज इट इज वहां पर पड़ा हुआ है, वैसे का वैसा वहां पर पड़ा हुआ है और ग्रामीण डरे हुए हैं। हालांकि पुलिस को सूचना दे दी गई, थाने की ओर से पुलिसकर्मी मौके पर भी पहुंचे, मौका मुआयना किया और एसपी ऑफिस जैसलमेर को इस संबंध में इन्फॉर्म भी कर दिया, सूचना भी दे दी
लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई आगे इसलिए नहीं बढ़ पाई है क्योंकि एसपी ऑफिस से अब तक जवाब नहीं आया है। जैसे ही एसपी ऑफिस से जवाब आएगा और जवाब में जो कुछ भी होगा उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी श्रीकांत से। श्रीकांत, पूरी खबर। जी, मैं आपको बता दूं कि कल देर शाम जो है सरहदी इलाके में पाकिस्तानी जिंदा बम मिला है और घोटारू के पास ये जो है 82 mm का जो वाटर बम होता है वो मिला है। बम मिलने से ग्रामीणों में काफी जो है दहशत फैल गई और ये 1971 की वॉर में जो है यहाँ गिरा था, ऐसी संभावना जताई जा रही है। घोटारू जो एरिया है उसके आसपास बापू की ढाणी में जो है ये एक जिंदा बम मिला है। ग्रामीणों ने सागर थाना में इसकी सूचना भी दे दी है। पुलिस ने एसपी ऑफिस में एसपी को इत्तला किया, लेकिन अभी तक बम डिफ्यूज करने की कोई कार्रवाई जो है वो सामने नहीं आई है। पुलिस जो है वो अपने आला अधिकारियों के जवाब का इंतजार कर रही है और बताया जा रहा है कि 82 mm का ये जो मोटर बम है 1971 वॉर का हो सकता है, क्योंकि इस पर जो है वो पूरा जंग लगा नजर आ रहा है। जो तस्वीरें जो अब तक सामने आई है उसको लेकर ये 71 या 65 की वॉर का नजर आता है। जी बिल्कुल। वैसे तो अब बहुत कम ही इस तरह के बम दिखते हैं, लेकिन इस इलाके में इस तरह की शेप वाली चीज़ों को लोगों ने पहले भी देखा हुआ है, ऐसे में उनका डर भी जायज़ है। लेकिन मैं फिर भी मतलब चूंकि देखिए संवेदनशील इलाका है, क्या बीएसएफ वगैरह को भी सूचना दी गई है? बहुत शॉर्ट में बोलें, 5 सेकंड। जी, बीएसएफ को अब तक कोई सूचना नहीं दी गई, क्योंकि ये जो एरिया है वो सागर थाना एरिया लगता है, जो कि बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर है। ठीक है, शुक्रिया। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।